हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर हमारा पास्कल लॉ से रिलेटेड है कि पास्कल लॉ कैसे काम करता है या पास्कल लॉ क्या होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये सब्जेक्ट हमारा हाइड्रोलिक एंड न्यूमेटिक। तो व्हाट इज़ पास्कल लॉ? एक्चुअली पास्कल लॉ एक साइंटिस्ट थे पास्कल, जो फ्रांस से बिलोंग थे। तो पास्कल ने क्या कहा? पास्कल का नियम कहता है कि द प्रेशर एट एनी पॉइंट इन द फ्लूइड इज इक्वल इन ऑल डायरेक्शन। कि अगर किसी द्रव के ऊपर हम दाब लगाते हैं तो जैसे ही दाब लगता है पूरे द्रव के ऊपर तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है। प्रेशर जो है, दाब, वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा इन ऑल डायरेक्शंस। सभी डायरेक्शंस में दाब इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। मतलब कि पास्कल ने बताया कि किसी स्थिर अवस्था में तरल के किसी बिंदु पर लगाया गया दाब का मान सभी दिशाओं में समान होता है। इसे पास्कल का सिद्धांत या नियम कहते हैं। ओके, so Pascal law says that pressure applied to an enclosed fluid will be transmitted without a change in magnitude to every point of the fluid and to the walls of the container. The pressure at any point in the fluid is equal in all directions. So dear students, it is clear कि अगर किसी द्रव के ऊपर प्रेशर अप्लाई किया जाता है किसी भी पॉइंट के ऊपर, तो जो दाब है, जो प्रेशर है, वो हर दिशा में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। ठीक है, ओके। दिस इज अ पास्कल लॉ। अब पास्कल लॉ को प्रूफ करें कि पास्कल लॉ कैसे है कि भाई ये हर डायरेक्शन में इक्वल डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो पास्कल के नियम का एक अनुप्रयोग किया, जिसमें एक पिक्चर दिखाई गई है, जिसमें देखिएगा पिक्चर में, इसमें एक तरफ सिलेंडर है, पिस्टन सिलेंडर की असेंबली है, दूसरी तरफ पिस्टन सिलेंडर की असेंबली है। एक को A1 नाम दिया है, दूसरे को A2 नाम दिया है। तो A1 पुलिंजर भी हम कह सकते हैं, जिसके ऊपर पिस्टन लगा हुआ है, और ये जो पिस्टन है इसके ऊपर F1 फोर्स लगाया गया है। F1 फोर्स मतलब एफर्ट, अप्लाइंग एफर्ट, और इसके अंदर हमने फ्लूइड भरा हुआ है। ओके, फ्लूइड एक पाइप से दूसरे सिलेंडर को कनेक्ट किया है, जिसके ऊपर एक पिस्टन लगा हुआ है, जिसके ऊपर बोझ रखा हुआ है, कोई वेट रखा हुआ है, भारी वजन रखा हुआ है, और इधर F2 एक फोर्स है जो लोड को लिफ्ट करेगा। ओके, और जो सिलेंडर है वो A2 है। ओके, तो पास्कल के नियम के अनुसार यदि किसी द्रव के सभी भागों पर या किसी विभाग पर दाब परिवर्तित किया जाता है, जब यह परिवर्तन द्रव के सभी भागों में संचालित हो जाता है, इस तथ्य को द्रव चलित मशीनों में, जैसे कि द्रव चलित लिफ्ट, द्रव चलित ब्रेक, द्रव चलित प्रेस इत्यादि में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो जब किसी द्रव के ऊपर प्रेशर अप्लाई किया जाएगा तो वो सभी दिशाओं में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो यहाँ पर देखें हम, जैसे एक हाइड्रोलिक लिफ्ट का एक चित्र दिया जिसके बारे में डिस्कस कर रहे थे हम। तो एक हाइड्रोलिक लिफ्ट है जिसमें वन साइड आपका पुलिंजर लगा हुआ है, इसके अंदर पूरा फ्लूइड है। पाइप से दूसरा एक सिलेंडर है जिसके अंदर फ्लूइड भरा हुआ है, उसके ऊपर हमने कोई भारी वेट रखा हुआ है। तो जैसे जैसे हम पिस्टन के ऊपर F1 फोर्स अप्लाई करते हैं
तो चूँकि क्लोज सिलेंडर है, तो जैसे ही दारू के ऊपर फोर्स अप्लाई होता है तो ये जो फोर्स है ये प्रेशर में कन्वर्ट होता है, और प्रेशर सीधा जो आपका दूसरे सिलेंडर के अंदर वेट लगा हुआ है, के ऊपर वेट लगा हुआ है, उसको एकदम से ऊपर लिफ्ट कर देता है, ऊपर उठा देता है। और आप डायरेक्शंस देख रहे हैं फ्लूइड की, जो डायरेक्शन है वो पूरे पिस्टन के ऊपर लगी हुई है। ठीक है, तो चूँकि वेट ऐसा तो हुआ नहीं कि एक साइड से उठ गया दूसरी साइड से नहीं उठा है, वेट टोटल लिफ्ट हुआ है। इसका मतलब है कि पिस्टन के ऊपर जो फोर्स है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। अब हमें देखना होगा कि जो अप्लाइंग फोर्स है, जो एफर्ट फोर्स है, एफर्ट फोर्स कितना है, F2 फोर्स कितना है तो क्या F1 फोर्स इज ग्रेटर देन F2 या F2 इज ग्रेटर देन F1? अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था लिफ्ट मशीन के बारे में लास्ट लेक्चर्स में कि अप्लाइंग फोर्स ऑलवेज शुड बी लेस देन टू लिफ्टिंग फोर्स, लिफ्टिंग लोड। ओके, तो अब यहाँ पर देखें, सपोज here P1 and P2 are pressure inside the body 1 and inside the body 2. तो because due to the Pascal law pressure will be equal in both bodies, तो P1 is equal to P2. ओके, सो हम जानते हैं कि जो P है प्रेशर, प्रेशर का फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा है, प्रेशर इज इक्वल टू F1 अपॉन A1 फोर्स पर यूनिट एरिया। F1 is applying force, effort force on a piston, and area is a piston area. Okay, so F1 upon A1, then other side P2, then P2 is also F2 upon A2. So F1 upon A1 is equal to F2 upon A2, and if we want to find out the F2, then F2 is equal to A2 upon A1 into F1. Clear? So here we can see there is A2 is greater than A1. अब बॉडी से भी हमें दिख रहा है कि जो A2 की एरिया जो है ये ज़्यादा है, बड़ा ए साइज़ है, तो इसका एरिया ज़्यादा है, एंड A1 इज़ लेस देन A2, तो A1 है वो कम है, साइज में भी दिख रहा है हमें कम है, तो A2 इज़ ग्रेटर देन A1. ओके, सेम हियर F2 इज़ ग्रेटर देन F1, तो F2 इज़ ग्रेटर देन F1. अब F2 क्या है, लोड है, F1 क्या है, एफर्ट है. ओके, सो F2 इज ग्रेटर देन F1. इसका मतलब है कि आफ्टर अप्लाइंग द मिनिमम फोर्स टू लिफ्ट मैक्सिमम लोड. ओके, तो इससे स्पष्ट होता है कि छोटे पिस्टन पर कम बल लगाकर बड़े पिस्टन पर अधिक बल या बोझ आरोपित किया जा सकता है. मतलब कि छोटे पिस्टन पर हमने कम फोर्स लगाया, एफर्ट लगाया, और बड़े पिस्टन के थ्रू हमने ज़्यादा वजन उठा लिया. ओके, नेक्स्ट स्लाइड इज इफेक्ट्स ऑफ शेप ऑफ वेसल ऑन लिक्विड प्रेशर. बर्तन के आकार का दर-दाब पर प्रभाव. इसे हमें फाइंड आउट करना है कि क्या किसी कंटेनर के, किसी बर्तन के आकार के ऊपर दाब निर्भर करता है कि नहीं, है ना. वी वांट टू फाइंड आउट द प्रेशर इज डिपेंड ऑन वेसल साइज, शेप और नॉट. ओके, so here in the picture we can see there is different type of shape is given
फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। ठीक है, तो इसमें देखिए कि 5 तरह की इसमें फिगर दी हुई हैं जो जिनके अंदर इक्वली फ्लूइड भरा हुआ है, कोई द्रव भरा हुआ है जिसमें h हाइट तक द्रव है, और ये सारे के सारे जो कंटेनर हैं वो सभी एक एंड से एक जगह जुड़े हुए हैं, एक पाइप से जुड़े हुए हैं। ओके, और सभी में इक्वल हाइट तक फ्लूइड भरा हुआ है। ठीक है, माना कि h हाइट तक इनमें फ्लूइड भरा हुआ है और जो द्रव भरा हुआ है उसका आपेक्षिक भार W है, मान लो ρg है। तो इससे दिख रहा है कि क्या इस पे कोई फ़र्क पड़ेगा कि नहीं। ओके, यहाँ पर देखिए कि h ऊंचाई तक भरा हुआ भार है, सभी बर्तनों के जो तले हैं, बॉटम है, एक हॉरिजॉन्टल प्लेन में है। ठीक है, तो प्रयोग द्वारा यह मालूम किया जा सकता है कि प्रत्येक बर्तन की तली पर द्रव की दाब तीव्रता P समान होगी। P इज इक्वल इन ऑल कंटेनर्स, ऑल वेसल्स एट द बॉटम। ओके, सो यहाँ पर देख रहे हैं कि यदि सभी बर्तनों की तलियों की आपस में संबंधित कर दिया जाए तो प्रत्येक बर्तन में द्रव की ऊंचाई समान होगी। ओके, सो द्रव की ऊंचाई समान है, प्रेशर इक्वल है, इसका मतलब है देयर इज नो डिपेंडिंग ऑफ द प्रेशर ऑन द शेप ऑफ वेसल। तो इससे क्लियर हो रहा है कि बर्तन के आकार का द्रव दाब पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ओके, देयर इज नो इफेक्ट ऑन प्रेशर ऑफ शेप ऑफ वेसल। क्लियर। अब कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो हमें डिस्कस करनी है। प्रॉब्लम है नंबर 1, उदाहरण। इसमें दिया हुआ है कि 1000 मीटर गहराई पर समुद्र तली पर दाब तीव्रता इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर ज्ञात कीजिए। समुद्री जल का आपेक्षिक गुरुत्व 1.025 मान लीजिए। ओके, क्वेश्चन के अंदर क्लियर है कि इंटेंसिटी प्रेशर फाइंड आउट करना है, जिसमें हाइट आपको गिवन है, कितनी गहराई तक पानी भरा हुआ है। ओके, एंड जो डेंसिटी है वो भी आपको गिवन है। ठीक है, तो हमें पता है कि समुद्री जल का घनत्व निकालने के लिए साधारण पानी का घनत्व इंटू समुद्री जल का घनत्व अपेक्षित गुरुत्व की मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो समुद्री जल का घनत्व लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने इसके फॉर्मूलेज पढ़े थे। तो फॉर्मूलाज में देखा था कि अगर हमें किसी द्रव का अपेक्षित घनत्व ज्ञात करना हो तो उस द्रव का घनत्व अपॉन पानी का घनत्व होता है। ठीक है, तो समुद्री जल का घनत्व इक्वल टू साधारण पानी का घनत्व मल्टीप्लाई समुद्री जल का आपेक्षिक गुरुत्व। तो जो आपका साधारण जल होता है, साधारण जल का इंटरनेशनल लेवल पर जो घनत्व है, डेंसिटी है, दैट इज़ 1000, एंड द समुद्री जल का जो अपेक्षित गुरुत्व है, इट हैज़ बीन गिवन इन द क्वेश्चन 1.025। So multiplication of 1000 into 1.025, we got 1225 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ओके, अब दाब तीव्रता P इज इक्वल टू ρgh
फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा है, P = ρg/h। देन समुद्री तल पर दाब तीव्रता P = रो की आप वैल्यू पुट कर दीजिए 1025 एंड G वैल्यू इज 9.81 multiply 1000, so we got the answer 10.055 into 10⁶ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ओके, तो सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल उदाहरण दिया हुआ है जिसमें आपके पास समुद्री जल है जिसकी गहराई दी हुई है, समुद्री जल का अपेक्षित घनत्व दिया हुआ है, तो हमें प्रेशर ऑफ इंटेंसिटी फाइंड करनी है, इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर फाइंड करना है, दाब की तीव्रता फाइंड करनी है। तो दाब की तीव्रता फाइंड करने के लिए सीधा फॉर्मूला है हमारे पास ρg/h। तो इसमें सिर्फ यही है कि चूँकि समुद्री जल है तो समुद्री जल का जो फॉर्मूला है, या सिंपली हम जानते हैं कि समुद्री जल का जो अपेक्षित घनत्व है वो फाइंड आउट करने के लिए समुद्री जल का घनत्व बटे साधारण पानी का घनत्व। ठीक है, तो हमने फॉर्मूले पढ़े हैं। तो सीधे आप मल्टीप्लिकेशन कीजिए P = ρg/h में, तो आपकी वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। क्लियर? तो नेक्स्ट इज उदाहरण 2, जो आपकी प्रॉब्लम 2 है। इसमें दिया है एक आयताकार टंकी के आधार तली की चौड़ाई तथा लंबाई क्रमशः 5 मीटर तथा 8 मीटर है। इसमें 6 मीटर गहराई तक पानी भरा हुआ है। टंकी के आधार बेस पर दाब तीव्रता तथा संपूर्ण दाब ज्ञात कीजिए। दाब तीव्रता तथा संपूर्ण दाब ज्ञात कीजिए। ओके, तो क्वेश्चन क्लियर है, दोबारा रिपीट करता हूँ। एक आयताकार टंकी के आधार मतलब बेस की चौड़ाई तथा लंबाई 5 मीटर तथा 8 मीटर है। इसमें 6 मीटर गहराई तक पानी भरा हुआ है। टंकी के आधार पर दाब तीव्रता तथा संपूर्ण दाब ज्ञात कीजिए। Here in this question there is parameters is given 5 meter and 8 meter. Okay, and the size of the tank is given rectangle shape। तो हम देखें कि जो रेक्टेंगल शेप है उसका एरिया हम फाइंड आउट करेंगे। तो एरिया ऑफ द रेक्टेंगल शेप इज इक्वल टू लेंथ एंड विड्थ मल्टीप्लिकेशन, चौड़ाई और लंबाई का मल्टीप्लिकेशन। तो एरिया इज इक्वल टू लंबाई गुना चौड़ाई, तो 5 × 8 दैट इज इक्वल टू 40 मीटर स्क्वायर। एंड द हाइट ऑफ द वाटर इन द टैंक is equal to 6 meter. Then we know the formula of intensity of the pressure, P is equal to ρg/h. Okay, rho, because water is inside the tank, then the water density is 1000, so rho is 1000 and G is 9.81 and H is 6. P equal to ρg/h. Then after putting the values in this formula, we got the 58,8600 Newton per meter square. Okay, तो या फिर मॉडिफाइड कर सकते हैं P = 58.86 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर।
ओके। अब तली पर संपूर्ण दाब फाइंड आउट करना है, टोटल प्रेशर फाइंड आउट करना है। तो टोटल प्रेशर का फॉर्मूला हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जितना भी प्रेशर इंटेंसिटी होता है उसके मल्टीप्लिकेशन में एरिया ऑफ बॉडी, जितना भी उसका एरिया दिया हुआ है उसे मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल आपके पास टोटल प्रेशर फाइंड आउट हो जाएगा। या सीधा आप फॉर्मूला याद कर सकते हैं कि प्रेशर, टोटल प्रेशर इज इक्वल टू रो जी एच ए, वेयर रो जी एच इज प्रेशर इंटेंसिटी and A is area, rho g h a. So P is equal to rho g h into A, where rho g h is P, small p. Then calculation is 58.86 multiply 40, because 40 is area of the tank and we got the value 2354.4 kilonewton. Okay. Next example is किसी टंकी में 10 मीटर गहराई तक 0.85 अपेक्षित घनत्व वाला तेल भरा है। टंकी की तली पर दाब तीव्रता न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में ज्ञात कीजिए। आई रिपीट द क्वेश्चन। किसी टंकी में 10 मीटर गहराई तक 0.85 अपेक्षित घनत्व वाला तेल भरा है। टंकी की तली पर दाब तीव्रता न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन इज क्लियर। द फ्लूइड इज ऑयल। यहाँ पर देख रहे हैं कि जो फ्लूइड है, फ्लूइड में ऑयल दिया हुआ है, तेल दिया हुआ है, जिसका अपेक्षित घनत्व गिवन है 0.85। ओके। एंड द गहराई, जो हाइट है, गहराई है, वो कितना दिया हुआ है 10 मीटर। फाइंड आउट करना है इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर। तो सबसे पहले द्रव का अपेक्षित घनत्व ज्ञात करना होता है। तो द्रव का अपेक्षित घनत्व हम लोगों ने डिस्कस किया था, उस द्रव का घनत्व अपॉन स्टैंडर्ड फ्लूइड घनत्व। तो स्टैंडर्ड फ्लूइड पानी है, तो द्रव का अपेक्षित घनत्व इज इक्वल टू द्रव का घनत्व अपॉन पानी का घनत्व। तो द्रव का अपेक्षित घनत्व इज इक्वल टू द्रव का घनत्व अपॉन पानी का घनत्व। यहाँ पर तेल का घनत्व रो हमें फाइंड करना है। तो तेल का घनत्व रो इज इक्वल टू तेल का अपेक्षित घनत्व इंटू पानी का घनत्व। तो पानी का घनत्व दिया हुआ है 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, स्टैंडर्ड है, दिया हुआ है। या अगर नहीं भी दिया तो भी आप इसको मान के चले, स्टैंडर्ड होता है। पानी का जो घनत्व होता है, डेंसिटी ऑफ वाटर होता है, दैट इज इक्वल टू 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ओके। तो तेल का घनत्व रो इज इक्वल टू 0.85 इंटू 1000। ऊपर फॉर्मूले में इसकी वैल्यू पुट कर दी है। तो तेल का घनत्व रो फाइंड आउट हो गया है 850 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ओके। एंड हाइट h इज इक्वल टू 10 मीटर। तो जो प्रेशर इंटेंसिटी है उसका फॉर्मूला P इज इक्वल टू रो जी एच। तो रो इज 850 एंड जी इज 9.81
and H is 10. Okay, so after calculation we got P is equal to 83,385 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। आप इसको किलो न्यूटन में कन्वर्ट कर सकते हैं। किलो न्यूटन में होगा 83.385 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ओके, सो डियर स्टूडेंट्स, इस तरह की बहुत सारी प्रॉब्लम्स आप डिस्कस कर सकते हैं। आप करें और इनके नोट्स तैयार करें, ठीक है। तो इस टाइप की जो प्रॉब्लम्स होंगी उनमें आपेक्षिक घनत्व गिवन होगा, हाइट गिवन होगी, या किसी जो भी टैंक है उसका साइज़ गिवन होगा। तो इसमें आपको प्रॉब्लम्स देखना होगा कि टैंक का साइज़ क्या है, किस आकार की है, क्या उसकी रेक्टेंगल शेप है या एनी अदर शेप है। तो जिस तरह की शेप होगी उसके पैरामीटर्स गिवन होंगे। पैरामीटर्स के हिसाब से आप उसका फॉर्मूला फाइंड आउट कर सकते हैं, है ना। तो H गिवन होगी या अपेक्षित घनत्व दिया होगा। दूसरा इसमें देखेंगे कि जो फ्लूइड है वो वाटर है या फिर कोई दूसरा फ्लूइड है, जैसे ऑयल है या फिर कोई समुद्री जल है। तो अगर क्वेश्चंस के अंदर, प्रॉब्लम्स के अंदर केवल वाटर दिया हुआ है तो वाटर का तो जो डेंसिटी है वो 1000 होता है। तो सीधा आप फॉर्मूले के अंदर पुट करके प्रेशर इंटेंसिटी फाइंड कर सकते हैं। अगर ऑयल दिया हुआ है तो सबसे पहले उसका घनत्व फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो बिकॉज जो ऑयल होता है उसका अपेक्षित घनत्व आपको क्वेश्चंस के अंदर मिलेगा। तो उसका सबसे पहले आप घनत्व फाइंड करेंगे, डेंसिटी फाइंड करेंगे। और डेंसिटी फाइंड करने के लिए जो फॉर्मूला है वही है कि तेल का अपेक्षित घनत्व मल्टीप्लाई पानी का घनत्व, ठीक है। तो इस तरह की इस प्रॉब्लम्स में हमें केवल यही देखना होता है कि उसमें फ्लूइड कौन सा है, कि उसका जो टैंक है उसका साइज़ क्या है, उसका आकार क्या है, कितनी गहराई तक पानी भरा हुआ है। तो फॉर्मूला अगर हमसे पूछा जाता है कि प्रेशर इंटेंसिटी फाइंड आउट कीजिए, तो प्रेशर इंटेंसिटी का सीधा फॉर्मूला P = ρgH। अगर हमसे पूछा जाता है कि टोटल प्रेशर फाइंड आउट कीजिए, तो टोटल प्रेशर का जो फॉर्मूला होता है दैट इज़ P = ρgHa, where A is area of a body. Okay, thank you.